होती हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ों से फैलने वाली होती हैं, जी। कुछ एयरबॉर्न होती हैं जो हम्म। हवा के जरिए फैलती हैं। खास तक तो कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ऐसी सिचुएशंस में आप पेशेंट के जो तीमारदार हैं उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे काउंसिल करते हैं? देखिए ये पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट इमेज को लेकर। जी। 99% तो मैं कह सकता हूँ कोई भी डॉक्टर अपनी तरफ से जी। कभी मरीज के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। सही बात। तो मैं क्या कॉन्फिडेंट हूँ। आपकी पेशेंट से क्या उम्मीद होती है, क्या आप चाहते हैं कि क्या अपेक्षा है? मित्रों, आज हमारे साथ हैं हमारे शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सीपी सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने 2004 में मुरादाबाद में प्रैक्टिस शुरू करी, जिज्ञासा नर्सिंग होम से। उस समय 7 बेड का अस्पताल इन्होंने खोला था। फिर 2007 में बढ़ाकर इन्होंने 15 बेड करे। 2010 में आपने 40 बेड करे। 2019 में ब्राइट स्टार हॉस्पिटल के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल नए मुरादाबाद में खोला, 350 बेड का। फिर आपने मिगलानी सिनेमा के बराबर में रामपुर रोड पर जिज्ञासा नर्सिंग होम की एक और ब्रांच खोली, जिसमें लगभग 125 बेडों का इजाफा और करा। आप वर्तमान में आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। 2018 में आप सचिव थे और एसोसिएशंस ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया में के आप जो है अध्यक्ष रहे हैं 2000 से 2024 तक। सर, बहुत बड़ा आपका मेडिकल फील्ड में योगदान है। हम तो कुछ शब्दों में उसको बखान करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है आपसे डॉक्टर साहब कि ये मेडिकल लाइन में आने की आपको प्रेरणा कहाँ से? देखिए मेडिकल लाइन में जो आने की प्रेरणा है वो बचपन में मेरी माँ की बीमारी से मुझे मिली। अच्छा। मेरी माताजी, हालांकि बाद में उन्होंने बहुत लंबा जीवन व्यतीत किया। जी। अभी 2024 में ही उनका स्वर्गवास हुआ। अच्छा। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा बच्चा था, जी। बहुत ज़्यादा वो बीमार रहती थी। हम्म। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में करीब 6 महीने तक वो भर्ती रहीं। हम्म। कई सारी उनकी सर्जरीज हुई, जी। तब जाकर उनकी लाइफ सेव हुई। अच्छा। और उन्होंने हम सारे भाई बहनों की देखभाल की उसके बाद, और राइट। हमें इस लायक बनाया। तो सर, उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? उस समय मैं 5-6 साल का बच्चा था, तो छोटा वो सा। तो यंग रही होंगी उस टाइम, जी। उसके बावजूद भी उनको इतनी दिक्कत रही? जी। अरे, चलिए साहब, अब वो एक बहुत बड़ी आयु डॉक्टर साहब के साथ सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी करी और आगे बढ़े। बहुत बहुत साहब, उनकी आत्मा जहाँ भी है उसको शांति मिले और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। सब उन्हीं का आशीर्वाद है। जी। वो जी। लगभग 94 साल की उम्र में जी। उनका स्वर्गवास हुआ, सन 2024 में। डॉक्टर साहब, एक बार आपका जो मुरादाबाद में, मुझे ये भी याद आ रहा है माता जी के ध्यान से कि एक बार आपके क्लिनिक में, जहाँ आपका रेजिडेंस भी है, किसी वजह से आग लग गई थी जी। और फायर ब्रिगेड में वाले सब प्रयासरत थे उस आग को बुझाने में। मैं भी साथ में खड़ा था। मैं डॉक्टर साहब का पड़ोसी होने के साथ साथ मित्र भी हूँ, छोटा भाई भी हूँ। तो ये पता चला कि सारे पेशेंट्स और सारे जो भी कर्मचारी हैं और जो भी परिवार के सदस्य हैं सब आ गए, पर माता जी जो हैं वो किसी वजह से वहाँ रह गई हैं। डॉक्टर साहब ने फायर ब्रिगेड वालों से या और लोगों से प्रयास करा, मुझे जहाँ तक मैं वहाँ पे देख पा रहा था आपके साथ, जी। तो उन लोगों ने मना करा कि साहब ऐसी स्थिति में जाना बड़ा रिस्की है। तो आपने खुद ही कंबल लेके जो है जाने का प्रयास करा। और साहब, फिर आगे का वर्णन आप बताइए, क्या हुआ डॉक्टर साहब, जी डिटेल हाँ, में? जब जी। उन लोगों ने मना कर दिया तो मेरा तो मन नहीं माना। जी। तो मैं कंबल डाल के खुद चल दिया, मेरे स्टाफ के बच्चे भी आ गए। जी। हालांकि उन्होंने फिर मुझे रोक दिया, स्टाफ के बच्चे सब गए अंदर। जी। और माता जी को कंधे पे बिठाकर पूरे धुएं में वो निकाल के लाए। जी। जी। हालांकि आने के बाद हालांकि उनकी भी हालत बहुत खराब हो गई, बच्चों की काफ़ी जी। देर तक वो बेहोश रहे। जी। उनका फिर उपचार किया, वो ठीक हो गए। जी। लेकिन माँ तो माँ है ना। नहीं, सही बात है साहब। देखिए कितना बड़ा सबक हमारे सब लोगों को मिलता है कि डॉक्टर साहब ने अपनी माता जी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करी। और मुझे यहाँ तक याद है साहब, वो दूसरे पड़ोसी की छतों से गए थे
जी शायद उनको रेस्क्यू करने। अंदर से जाने का तो रास्ता था नहीं, जी जी। पड़ोसी की छत से कूद के गए थे, और आप लोग भी शायद जब रेस्क्यू करे थे तो पड़ोसी की छतों से ही निकल के आए थे शायद। हम लोगों ने जो बीच में सर्विस लेन है जी जी। उसके ऊपर एक तख्ता डाला। अच्छा, उस तख्ते के जरिए धीरे धीरे हम लोगों ने बताइए। दूसरी छत पे गए, जी, रास्ता क्रॉस करके, तब जाके हम लोगों की लाइफ बची। कितना भयावह दृश्य रहा होगा उस समय। अब डॉक्टर साहब, ये कौन से सन की बात है लगभग ये? ये सन 2022 की बात है। अच्छा, 22 से मुझे याद आ रहा है कि 3 साल पहले कोविड भी आया था, और कोविड में भी बड़े परिवारों ने जो है अपने प्रियजनों को खोया, और लोग बाग, रिश्तेदार, नातेदार सब एक दूसरे के लिए पराये हो चुके थे। उस समय के बारे में आप बताइए कि क्या स्थिति थी, और आप किस तरीके से पब्लिक की सेवा कर रहे थे डॉक्टर साहब? वो बड़ा मुश्किल वाला दौर था। जी सभी के, लगभग सभी परिवारों का कोई ना कोई परिजन बीमार था। हम्म, कई लोग डर से उनको छूना भी नहीं चाहते थे, जी लेकिन हम लोगों ने जो भी कर सकते थे, जिस तरह से भी उनका वो उपचार कर सकते थे, सेवा कर सकते थे, वो सब कुछ किया। जी हम लोगों ने जो असहाय लोग थे उनको भोजन भी उपलब्ध कराया। जी। उस समय दिनचर्या बहुत कठिन थी। हम्म, पहले ओपीडी देखनी, ओपीडी में बहुत सारे मरीज होते थे, उनको उपचार देना। फिर ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज एडमिट रहते थे। जी 100 से ऊपर मरीज लगभग एडमिट रहते थे एट ए टाइम। जी। उनका पूरा उपचार करना, उनका पूरा हालचाल पूछना, जाके राउंड लेना, तो एक बड़ा टफ टाइम था। हम्म, उस समय लगभग लगभग हम लोग 20 घंटे काम करते थे। बहुत सारे लोगों की लाइफ हमने बचाई। कई बदकिस्मत ऐसे भी थे जिनको हम नहीं बचा पाए, उनका हमें अफसोस है, हम्म, लेकिन वो सब ईश्वर की मर्जी थी। हम्म, पर हम लोगों ने भरसक कोशिश की, हर तरह का प्रयास किया, हर तरह का इलाज किया, जो एडवांस इलाज हो सकता था वो सब कुछ किया हमने, हम्म। और अपनी तरफ से जो बेस्ट था वो दिया। दोस्तों, 20 घंटे की वर्किंग सुनने में बड़ी छोटी सी चीज लगती है, पर आप सोचिए 4 घंटे के लिए आप उसमें नींद भी ले रहे हैं, नहा धो भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे अच्छी तरह मालूम है डॉक्टर साहब का एक क्लिनिक जो गांधीनगर में है वो है जिज्ञासा नर्सिंग होम, और दूसरा ब्राइट स्टार नमरोवाद में है। डॉक्टर साहब शाम पूरे दिन भर जिज्ञासा नर्सिंग होम में रहते थे, और फिर शाम को जाते थे ब्राइट स्टार 10 बजे, और सुबह 5, 5:30 बज जाते थे आपको राउंड पूरा करने में वहां पे। तो इतनी मेहनत और इतने कोविड पेशेंट्स के बीच में जाना, अनडाउटेडली पीपीई किट पहनते थे, पर लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। तो हमें इन वीर योद्धाओं का, जिन्होंने उस समय हमारे समाज के लिए अपनी जीवन की आहुति की परवाह ना करते हुए इतना बड़ा संघर्ष करा, सलाम करना चाहिए। बहुत बहुत आपको साहब नमन है इस काम के लिए। डॉक्टर साहब, जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं इस मेडिकल प्रोफेशन में, मुख्य रूप से क्या चैलेंजेस आते देखिए, जो आजकल बड़ा चैलेंज है वो पब्लिक की सोच और एटीट्यूड को लेकर है। हैं? डॉक्टर हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट करता है, करने का प्रयास करता है। हर चीज़ उसके हाथ में नहीं होती, हर चीज़ उसके बस में नहीं होती, लेकिन जो पब्लिक आजकल जो सोशल मीडिया है, उसने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। तरह तरह के मैसेज लोग उस पर डालते हैं, जो बड़े ख़राब तरीके के होते हैं, कि सब इमेज को लेकर। जी 99% तो मैं कह सकता हूँ कोई भी डॉक्टर अपनी तरफ से जी। कभी मरीज के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। सही बात। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा एक मोटिव के साथ काम किया है कि भाई कोई भी मेरे पास आया है, या जो भी डॉक्टर्स हैं जो भी इस फील्ड में वर्क करते हैं, वो सब मोटिव के साथ ही काम करते हैं। जो भी उसके पास आता है उसका हमेशा यही होता है कि वो बेस्ट दे, उसके पास जो है वो ठीक होके जाए, खुश होके जाए, और उसको दुआएं दें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र करा तो अभी अभी मेरे दिमाग में बात आई। कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोगों ने आंदोलन करा जंतर मंतर पर। आंदोलन हमारे देश की एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का जरिया है, बिल्कुल। पर उसमें जिस गंदगी और बदतमीजी का भाषा का प्रयोग करा गया हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे जो 76 साल के बुजुर्ग हैं और जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऊपर नीचे कोई नहीं है, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं,
सिर्फ 18 घंटे 20 घंटे इस देश के लिए समर्पित हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं हमेशा इस तरह की चीज़ों को कंडेम करता हूँ। बहुत ख़राब चीज़ थी। हम्म, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के वक्तव्य लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ दिए, वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है, बड़ा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा हमारा बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है कि भाई समझदार नहीं है। कुछ युवा शायद भटके हुए हैं, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, कुछ हैं। हम्म, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक मछली पूरे पूरे तालाब तालाब। को गंदा कर देती है। वही वाली चीज़ है। सारे युवा ऐसे नहीं हैं। हम्म, हमारी युवा पीढ़ी बड़ी समझदार है, बड़ी क्रिएटिव है। हम्म, आप देख रहे हैं तमाम तरह के चीज़ें लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी उसको मोटिवेट कर रहे हैं। हम्म, तो ये खराब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी। और मैं हमेशा इसको कंडेम करता हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मैं आपके शब्दों का समर्थन करता हूँ। मेरा भी बड़ा दिल अंदर से व्यथित हो गया था उन वक्तव्यों को सुनकर कि अभी इन बच्चों को कुछ जानकारी तो है नहीं जिंदगी की। जी। इन्होंने चमक धमक सोशल मीडिया के जरिए देखी है और अपने रील्स के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या बोल रहे हैं इसका उनको खुद अंदाजा नहीं था। खराब बात है। खराब बात। सर, आप जैसे पेशेंट को तो बड़ी भारी उम्मीद होती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं 3 बजे भी डॉक्टर साहब की कुंडी खटखटाऊं, वो आके मुझे दवा दें, मेरा उपचार करें। आपकी पेशेंट से क्या उम्मीद होती है? क्या आप चाहते हैं कि क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए, हमारी अपने मरीजों से जो सबसे बड़ी अपेक्षा वो ये है कि वो जो डॉक्टर की गाइडलाइंस हैं, जो डॉक्टर ने बताई हैं, उनको फॉलो करें सिर्फ। दाएं बाएं का ना सोचिए, सोशल मीडिया पर जाके सर्च ना करें कि जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो सही लिखी है या गलत लिखी है। डॉक्टर हमेशा जो लिखता है दवाई, अच्छा सोच के लिखता है, उसकी बीमारी ठीक करने के लिए लिखता है। हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप सिंपल पैरास्टामोल खाएंगे, उसके भी साइड इफेक्ट हैं। कई मरीज मेरे ऐसे हैं जी। जिनको पैरास्टामोल से एलर्जी है। हम्म, तो आप, कोई दवाई परफेक्ट नहीं होती। जी जी। तो अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें। हम्म, सबसे बड़ी बात यही है, यदि आप भरोसा रखेंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। हम्म, यदि आपके मन में फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है अपने डॉक्टर के प्रति, तो शायद आप ठीक ना हो। ये ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा हकीकत में है भी। नहीं, ऐसा है साहब। अगर मतलब फेथ में तो अपनी सबसे बड़ी पावर होती है। बिल्कुल। शायद दवा भी इतना काम ना करे जितना भरोसा काम कर जाता है। ईश्वर पे हमारा भरोसा ही तो है बिल्कुल। जिससे दुनिया चल रही है, कायनात चल रही है। दूसरा, आजकल जी। एक नई चीज़ के बारे में आप सुन रहे हो, एएमआर, जी। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस है, वो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। एक तरह से कैंसर की तरह बढ़ रही है वो। अच्छा। जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं बहुत लिमिटेड मात्रा में है। सॉरी सॉरी। यदि वो बेअसर होगी तो आने वाली पीढ़ियाँ इतनी मुश्किल में आ जाएंगी हमारी कि उसको हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते। हम्म, एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग है, वो लाइफ बचाती है हमारी। कोई बैक्टीरिया आपके अंदर गया, उसने बीमारी पैदा की, यदि उसको एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी तो वो बैक्टीरिया आपकी जान ले सकता है। चाहे वो निमोनिया का इन्फेक्शन हो, चाहे वो पेट का इन्फेक्शन हो, चाहे ब्रेन का इन्फेक्शन हो, जी। चाहे किसी पार्ट का इन्फेक्शन हो, हम्म, तो वो आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। हम्म, यदि दवाइयाँ हमारे पास हैं हम्म, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। तो एक आने वाला ये बड़ा खतरा है सोसाइटी के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी क्या एडवाइस है कि ये जो हमारे पब्लिक है या जो हमारे आने वाला जो सीजनल टाइम चल रहा है उसमें क्या क्या बरसातें की शुरुआत, क्या बरसातें चली रही है, तो क्या इसमें रोग आते हैं और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, बरसात वाला जो टाइम होता है, जी। हर एक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सभी के लिए बड़ा मुफीद ये टेम्परेचर होता है। हम्म, जो उनको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो बेस्ट होता है इस टाइम। हम्म, उन्हें 25-30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है, हम्म, और वही टेम्परेचर इस सीजन में होता है। जी। तो इस समय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सभी बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, इसलिए बीमारियां इस सीजन में सबसे ज़्यादा होती हैं। कुछ मच्छर के काटने वाली बीमारियां होती हैं, कुछ पानी से फैलने वाली होती हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ों से फैलने वाली होती हैं, जी। कुछ एयरबॉर्न होती हैं जो हवा के जरिए फैलती हैं। तो जिनमें अगर हम मुख्य रूप से बीमारियों का नाम लें तो मलेरिया है, डेंगू है, जॉन्डिस है, टाइफाइड फीवर है, डायरिया है,
जॉन्डिस है, ये सारी बीमारियां इस समय बहुत ज़्यादा होती हैं, बरसातों में। क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस जनित हैं हम्म, या पैरासाइट जनित हैं। हम्म, तो हमें जो सावधानी रखनी है, एक तो खाने पीने का सावधानी रखनी है, जहाँ तक संभव हो घर का बना हुआ ताज़ा भोजन खाएं। भोजन में हरी सब्जियाँ, लिक्विड्स ज़्यादा रखें, पीने की चीज़ें, बाहर का खाने से बिल्कुल बचें। पानी जहाँ तक संभव हो, या तो घर में है तो उबाल के ठंडा करके पिएं, फिल्टर का पानी पिएं या बोतल का पानी पिएं, जी, जो आप इजीली कर सकते हैं। सबके यहाँ फिल्टर नहीं होता, सब बिस्लेरी नहीं जी, जी, अफोर्ड कर सकते, तो पानी को गर्म करके उसको उबाल के और ठंडा करके आप पी सकते हैं। वो इक्वली गुड है। हाँ, इक्वली गुड है। दूसरा, जो बाहर की खाने की चीज़ें हैं वो बिल्कुल अवॉइड करें। जी, मच्छर के काटने से बचें। हम्म, जो डेंगू का मच्छर है वो शाम के समय काटता है, तो ये ध्यान रखें। यदि आप बाहर निकल रहे हैं या इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर कपड़े पहन के जाएं पूरे, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा के जाएं, शूज़ पहन के जाएं, क्योंकि मच्छर हाथ पे या पैर पे या फेस पे है, इन्हीं तीन जगहों जगह पे एक्सपोज यूजुअली होता है। काटता है, जो एक्सपोज पार्ट्स होते हैं। तो ये सावधानी रखें। रात को सोएं तो नेट लगा के सोएं, मच्छरदानी लगा के सोएं, तो आप मच्छर के काटने से बचे रहेंगे। तो जो मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं वो आपको नहीं छू पाएंगी। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आप अपनी तरफ से रख के और बीमारियों से बच सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे कि सीजनल बीमारियों का आपने जिक्र करा, मैंने पीछे देखा था मोदी जी का बड़ा भारी एक विजन है मेडिकल साइंस के लिए, इरेडिकेशन ऑफ टीवी है या और भी उनकी बातें हैं, हमें तो खैर बहुत डिटेल में नहीं मालूम है। इसके बारे में हमारे फ्रेंड्स को, हमारे व्यूअर्स को जरा विस्तार में बताइए। देखिए, माननीय मोदी जी का बड़ा सिंपल सा विजन है, जी। निरोगी भारत। अच्छा। उसमें जो सबसे बड़ा हमारे लिए कष्ट देने वाली बीमारी है वो ट्यूबरक्लोसिस है। जी। ट्यूबरक्लोसिस एक दूसरे के मरीज से एक दूसरे को फैलती है, व्यक्ति को संक्रमित होती है ये? संक्रमित बीमारी है। अच्छा। खांसने से या छींकने से वो किसी को भी हो सकती है। जी। एयरबोर्न, जो मैंने जी, एक शब्द एयरबोर्न इस्तेमाल करा, डिजीज है। उस तरह की बीमारी है कि आपने खांसा छींका, आपकी जो बैक्टीरिया हैं वो हवा में चले गए, वो आप मेरे से आप में चले गए, तो वो बीमारी आपको भी होगी। तो उसको उन्होंने इरेडिकेट करने का बीड़ा उठाया माननीय मोदी जी ने। टारगेट रखा है, लेकिन टारगेट थोड़ा सा पिछड़ रहा है, पर मेरा मानना है कि जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और वो टीबी को इरेडिकेट करके ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं। जी। हमें प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया हुआ है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ पिछले 15-20 साल से। जी। सारा रिकॉर्ड हम गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है। हमारे मरीजों का जो टेस्ट है वो फ्री करा के देती है गवर्नमेंट। एक उन्होंने मीडिएटर हमारे यहाँ छोड़ रखा है गवर्नमेंट ने, अच्छा। जो बलगम की जांच कराता है, हम्म, दवाइयों किट मरीजों ला के देता है, पौष्टिक आहार किट मरीजों ला के देता है। हम्म, जो रजिस्टर्ड पेशेंट हैं उनको ये 500 रुपये पर मंथ एक पुष्टाहार के रूप में उनके अकाउंट में आते हैं, अच्छा। ताकि वो अच्छा भोजन कर सकें जी। और बीमारी उनकी जल्दी ठीक हो सके। हम्म, तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर बहुत अच्छी से प्रयास कर रही है। जी। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनके लिए मोदी जी बड़े चिंतित हैं हम्म, कि भाई वो कम हो, जैसे शुगर है। हम्म, शुगर की बीमारी महामारी की तरह फैल रही है हमारी जी, सोसाइटी जी। में, और बहुत सारे लोग नए चपेट में आते जा रहे हैं। हम्म, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हम्म, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। जी। तो इनके लिए काउंसलिंग सेशंस गवर्नमेंट आयोजित करती है, हम्म, कैसे इनसे बचे रहें। जैसे अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपको शुगर, हार्ट या बीपी की जद में ले सकता है। जी। आपकी आदतें कुछ जो हैं वो आपको इसकी जद में ले सकती हैं, जैसे हाँ, स्मोकिंग है, लाइफ स्टाइल सही नहीं लाइफस्टाइल है। है, या अल्कोहल आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। जी। तो गवर्नमेंट उसके लिए मोटिवेट करती है कि भाई अपनी आदतों को आप चेंज करें। जी, जी। तीसरा उनका फोकस है मेंटल हेल्थ पे, अच्छा। क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम्म,
एंजाइटी रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो डिप्रेशन रिलेटेड बीमारियां हैं, उन पर बड़ा फोकस है माननीय मोदी जी का। तो उनका मानना है कि कम हो सोसाइटी में, उससे हमारी जो सोसाइटी है ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकेगी। जी जी, मतलब काफी अच्छा प्रयास केंद्र सरकार का बिल्कुल। मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में भी चल रहा है, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। वो तो सब आयुष्मान भारत का तो खैर चर्चा पूरे भारत में, और उससे बहुत लोगों ने लाभ भी उठाया है। आयुष्मान भारत ने तो एक तरह से क्रांति ही ला इलाज दी। ही जी बदल के रख दिया, जी क्रांति ला दी है। जी जी जो गरीब पहले बड़े हॉस्पिटल का फीस भी नहीं देख सकता था, जी अब वो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में अब अपना बढ़िया से इलाज करा सकता है, जी अपनी जान वो बचा सकता है अपने परिजनों की। जी। तो साहब, आपका जन्म स्थान कहाँ का है डॉक्टर साहब? मेरा जन्म स्थान अब संभल जिले में पड़ता है। जी पहले वो मुरादाबाद जिला ही हुआ करता था जब मैं जी मेरा जन्म हुआ। जी। चंदौसी के बगल में मेरा गांव है कैली, अच्छा। वहाँ मेरा जन्म हुआ। राइट। मेरी पहली शिक्षा नरौली में हुई, अच्छा। उससे आगे की शिक्षा संभल में हुई, जी उससे आगे फिर चंदौसी में हुई। जी। फिर मैं लखनऊ चला गया अपना एमबीबीएस करने। आप आपने केजीएमसी से करा है? जी, मैंने केजीएमसी लखनऊ से एमबीबीएस किया है। जी उसके बाद फिर मैंने एमडी किया। जी ये मेरा शिक्षा का सफ़र रहा। जी जी, बहुत बढ़िया साहब। डॉक्टर साहब, जैसे आपका जन्म वहाँ हुआ, डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में भी बताइए, कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, परिवार में एक बड़ा बेटा है, जी 2 बेटियां हैं। जी। बेटा राहुल अब स्पेशल सर्जन है, सुपर स्पेशलिस्ट है वो। अच्छा। वो गैस्ट्रो सर्जरी में है। जी। गैस्ट्रो सर्जरी में वैसे ही इंडिया में बहुत कम लोग हैं, अच्छा। तो अच्छी डिग्री लेके वो आए हैं जी और मेरे साथ ही यहाँ अपना वर्क कर रहे हैं। जी। बढ़िया सर्जरी है। हम्म। बहू गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वही वो भी बात। मेरे साथ ही अपनी सर्विस दे रही हैं। जी। बड़ी बेटी दीक्षा, वो आई सर्जरी में एमएस कर रही हैं। वही वाह, बहुत बढ़िया। तो आपके तो सब परिवार में सभी डॉक्टर हो गए ना? जी। जी हमारे ब्रदर इन लॉ का बेटा है अंकित जी। यशवीर जी का, वो भी मेरा सहयोग कर रहा है, वो भी डॉक्टर है। अच्छा। छोटी बेटी जिज्ञासा, वो उसका फील्ड थोड़ा अलग है, उसने फैशन डिजाइनिंग का फील्ड चूज किया है, जिसके नाम पे पूरा ये एम्पायर है। पैर खड़ा है। तो चलिए, वो मालिक हैं यहाँ की और आप लोग सब उनके लिए काम कर रहे हैं, जी ये जी। भी बहुत अच्छी बात है। और साहब, हमारी आदरणीय भाभी जी के बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैडम ने पूरा सब कुछ उन्हीं के देन है, पूरा परिवार संभाला है, बच्चों को संभाला है। मैं तो व्यस्त रहा हूँ, जी पहले डिग्री में व्यस्त था, फिर डॉक्टरी में व्यस्त हो गया, प्रोफेशन में व्यस्त हो गया। तो सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, पूरा इस एम्पायर को खड़ा करने में, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को बनाने में। वो मैं उनसे बड़ा योगदान किसी का नहीं। मैं जब भी उनसे मिला हूँ, उनकी सौम्यता और उनकी सिंप्लिसिटी की कोई सानी नहीं। वाकई में। और आज से 25 साल पहले भी वो वैसी थी और आज भी वैसे ही हैं, फिजिकली भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। उनका नजरिया कभी नहीं बदला है। बहुत सिंपल, पारिवारिक और सामाजिक वो जी लेडी हैं। जी जी। वो बहुत अच्छा है साहब उनका साहब। हमेशा से पूरा सहयोग रहा है हम्म। और आज भी है। चलिए, आप उन्हें क्रेडिट देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि जैसे कहा है ना कि हमारे धर्म में कि जहाँ पे स्त्री की पूजा होती है, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है, बिल्कुल और जहाँ सम्मान होता है, वहीं पे जो है सुख शांति आती है। सही कहावत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल और दिमाग में था कि जैसे आप लोग सर्जरी करते हैं, सर्जन्स लोग करते हैं, और कभी कभी ऐसी टिपिकल सिचुएशन आ जाती है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कोई सर्जरी खराब हो, और खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप पेशेंट के जो तीमारदार हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे काउंसिल करते हैं? देखिए, ये पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है हम जी लोगों के प्रोफेशन में। जब हम एक बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, जी यहाँ बहुत सीरियस मरीज भर्ती होते हैं, या बहुत सीरियस लंबी सर्जरीज होती हैं। जी। अब जैसे कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट है तो उसका बचने का चांस ही बहुत कम होता कब है। होता है? तो इसमें सबसे अहम हो जाता है काउंसलिंग का पार्ट। हम्म आप हम्म, बातचीत करते रहिए मरीज के साथ वालों से, हम्म और अब उनके साथ रेपो बनाए रखिए। हम्म उन्हें जो एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में बताते रहिए। हम्म
आप ईमानदारी से एक्चुअल स्थिति बताते रहेंगे तो सारे लोग समझते हैं। इसलिए मेरे यहाँ कभी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग पार्ट को मजबूत रखते हैं, रेगुलर काउंसलिंग करते हैं। दिन में 2 या 3 बार तो हम लोग मिलते ही मिलते हैं परिजनों के साथ वालों से, जो उनके मरीजों के परिजन हैं उनसे। उनको वास्तविक स्थिति के बारे में बताते हैं, उनको मरीज को साथ ले जाकर भी दिखाते हैं कि देखिए आपकी मरीज की ऐसी कंडीशन है, और हम लोग जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपने बात की सर्जरीज की, जैसे कुछ सर्जरी लंबी चलती हैं, उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आने के चांस हमेशा रहते हैं, वो प्रूव्ड है मेडिकल साइंस में। अब जैसे कोई 4-6 घंटे सर्जरी चलती है, उसको एक प्रॉब्लम होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसकी मीनिंग ये होती है कि पहले तो पैर की नसों में थक्का जमता है मरीज की, क्योंकि मरीज बिल्कुल लेटा हुआ है एक ही पोजीशन में, जी तो क्लॉटिंग के चांस रहते हैं। और वो पैरों की नसों में सबसे पहले क्लॉटिंग होती है, और सॉरी वो क्लॉट वहाँ से निकल के फेफड़ों की नसों में पहुँच जाता है और उनको ब्लॉक कर देता है, फेफड़े फेफड़ों को वर्किंग फिर छोड़ देते हैं। जी जी इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस कंडीशन में मरीज के बचने का रेयर चांसेस होते हैं, 1-2%, बहुत ज़्यादा मरीज बच नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ भी 1-2 वाक़ये इस तरह के हो चुके हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं, कैसे उस मरीज के परिजनों को समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरह से संभव है और किसी को भी हो सकती है। जी मतलब हमें प्रॉपर गाइड करता रहना है कि उसके पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट्स हैं कि जी, भाई ये स्थिति चल रही है, ये मतलब बिल्कुल प्रॉपरली अगर हम अपडेट करेंगे तो वो मेंटली हर किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। डेफिनेटली। ठीक तो मैंने अब पिछले 22 साल मेरे इस प्रोफेशन में मुझे आए हुए हो गए, मैंने हमेशा ऐसा किया है और इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं कभी। डॉक्टर साहब मैंने कभी कभी अखबार में देखा है कि बहुत से मरीज हिंसक हो जाते हैं और वो तोड़ फोड़ और बदतमीजी करते हैं, इसके बारे में ये है तो गलत ही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ जहाँ इस तरह की हिंसा के पार्ट होते हैं, मेरा मानना है वहाँ काउंसलिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अच्छा परिजनों की काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हुई होती है, तभी वो इस तरह की हिंसा करते हैं। हालांकि कुछ लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। समाज में 2-4% लोग ऐसे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, काउंसलिंग आप करते रहेंगे प्रॉपर तो ठीक है, फिर उसके बावजूद ही अगर करते हैं तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन की, डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए कानून है। अच्छा डॉक्टर अपने प्रोटेक्शन के लिए उस कानून के अंतर्गत जा सकता है और शिकायत कर सकता है। कोर्ट में कर सकता है, पुलिस में कर सकता है, वो कहीं भी कर सकता है, और परिजनों के खिलाफ एक्शन उसमें फिर होते हैं। राइट, गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बना रखा है। ऐसे प्रावधान कर रखे हैं। यस। जी, और आप इतने इमोशनल हैं अपने जन्म स्थान से, तो इस समय आप किस तरीके से योगदान दे रहे हैं अपने जन्मभूमि को? मेरा हमेशा से अपने गांव और जन्मभूमि से लगाव रहा है। जी आज भी उतना ही है जितना बचपन पहले में था। था। अच्छा वहाँ मैंने एक इंटर कॉलेज खोला हुआ है, अच्छा जहाँ जो लड़कियों की शिक्षा है लगभग लगभग निःशुल्क है। वाह, मैं कई लड़कियों की शादियों में योगदान करता हूँ प्रति वर्ष। अरे वाह, मैंने वहाँ 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। वही वाह। तो इस तरह से जब भी मुझे लगता है कि कुछ करना है तो मैं उसमें पीछे नहीं हटता गांव के लिए, बहुत और मैं करता हूँ। बहुत नेक कार्य है डॉक्टर साहब, बहुत नेक कार्य है। और सर, अब सामाजिक दृष्टिकोण से आप हमारे मुड़वा शहर में जाने जाते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कई जो है सामाजिक कार्यों में आपकी बढ़ चढ़ के भूमिका रहती है। तो आप अपना थोड़ा बहुत समाज के लिए, आपने शहर के लिए क्या क्या योगदान करा है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या जो भी सामाजिक कार्य, जैसे योगी जी जो विवाह का, बच्चों का एक आयोजन करते हैं, जी बहुत सारी संस्थाएं आयोजन करती हैं बच्चियों के विवाह का। जी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। हम्म, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनमें जाऊं, जी जो भी सहयोग मेरी तरफ समाज का काम आऊं, जी खास तौर से मुरादाबाद के लिए, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। जी जी यहाँ के लोगों से मुझे अलग ही एक प्यार है, प्यार है। लगाव है।
आप जैसे छोटे भाई यहाँ मौजूद हैं, जी। तो मेरा प्रयास हमेशा रहता है मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए करता रहूँ। डॉक्टर साहब का जो विनम्र स्वभाव है और जो डॉक्टर साहब का स्नेह है अपने मरीजों, यहाँ के लोगों के लिए, उसने डॉक्टर साहब से बहुत टाइम से मांग करी कि साहब आप हमारी सेवा राजनीति में उतर के भी कीजिए। तो डॉक्टर साहब ये जो सुगबुगाहट है जो लोगों के मुंह से सुनने में आ रही है कि उनकी मांग है कि आप राजनीति में आइए, तो आज ये सस्पेंस आउट कर दीजिए कि क्या है, कहा आपका भी क्या विचार है क्या राजनीति में उतरने का? लोग बड़े दिनों से ही सवाल करते रहे हैं जी। कि सब आइए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। जी। तो मैंने भी फिर मन बनाया कि मैं इस क्षेत्र में भी आऊँ, जी। और इसलिए मैं प्रयासरत हूँ कि मैं बिलारी 30 विधानसभा क्षेत्र से जो है आऊँ 2027 के इलेक्शन के लिए बीजेपी से, बहुत बढ़िया और डॉक्टर साहब। पार्टी और प्रदेश की कुछ सेवा कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बढ़िया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति जिनका चरित्र बहुत ऊंचा है और जो वाकई में समाज सेवा कर रहे हैं, हमारी राजनीति को आज ऐसे ही महानुभावों की आवश्यकता है जो इस समाज को प्रॉपरली फिल्टर कर सके और जिसकी नफ्स से वाकिफ हों। क्योंकि जहां पब्लिक डीलिंग की बात आती है, आप रोजाना 250-300 लोगों से मिलते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों जी। के, अलग अलग वर्गों के, और उन सबकी जो व्यवहारिकता है वो डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो कहते हैं वकील और डॉक्टर से कोई राज छुपता नहीं है। सर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक एक यू। बताइए साहब, योगी जी की जो कार्य प्रणाली चल रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार? मैं माननीय योगी जी का बड़ा फैन हूँ, जी। उनके कार्यप्रणाली का बड़ा फैन हूँ। जिस तरह से वो वर्क करते हैं, एग्रेसिव होकर वर्क करते हैं। जी। जी। बेसिकली उनकी जो कार्यप्रणाली है वो एग्रेसिव वर्क है, हम्म। और जब वर्क में एग्रेशन होता है तो काम कभी रुकता नहीं। जी। जी। तो मैं भी उसी तरह से काम करने में भरोसा रखता हूँ, जी। इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, भक्त हूँ, जी। और उनको फॉलो करता हूँ। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने अपना कीमती समय निकाला और इस समय के लिए मालूम नहीं कितने पेशेंट्स ने हमारा साथ दिया है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए आधा पौन घंटा डॉक्टर साहब ने स्पेयर करा। तो आपके भी समय का और आपके पेशेंट्स के भी समय का सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है, सेहत को लेके, आपकी राष्ट्रभक्ति को लेके, राष्ट्र के प्रति हमेशा वफादार रहिए, कॉकरोच जैसे मत बनिए, अपनी सेहत का सदैव ख्याल रखिए। आप सेहतमंद रहेंगे तो देश सेहतमंद रहेगा। आप खुद भी विकास करेंगे और अपने देश का भी विकास कर सकते हैं। जी। धन्यवाद। थैंक यू सर।